नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार की राजधानी पटना में पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के बाद स्पाइस जेट की एक फ्लाइट की पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद इंजन में आग की सूचना मिली, जिसके बाद फ्लाइट को वापस एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अच्छी बात यह रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। फ्लाइट में 185 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट के इंजन में खराबी के बाद उसकी पटना एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई। तो ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से लेफ्ट विंग में आग की लपटें दिखी, किस तरह से धुआं निकला। विमान के अंदर बैठे एक यात्री ने इस वीडियो को बनाया है, जो एक्सक्लूसिव इस वक्त आपको न्यूज 18 बिहार झारखंड पर हम दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कितनी भयंकर ये तस्वीर थी। ये तस्वीर देखिए, जब लैंडिंग हो रही थी तब आग की लपटें साफ देखी जा सकती हैं विमान के अंदर। और ये देखिए आग की तस्वीर, किस तरह से धधकती आग और निकलता धुआं इस स्पाइस जेट के विमान के लेफ्ट विंग से, जिसे किसी यात्री ने विंडो पर बैठे किसी यात्री ने इसको शूट किया। और ये विमान की तस्वीर, हर एक तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पटना एयरपोर्ट से स्पाइस जेट की विमान संख्या SQ725 नंबर की विमान में आग लग गई। आग स्पाइस जेट के इंजन में लगी थी। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पटना एयरपोर्ट पर उसे उतारा गया और यात्रियों की जान बची। प्रत्यक्षदर्शियों से बात की संवाददाता अमरजीत शर्मा ने। हम मौजूद है फुलवारी शरीफ स्टेशन पे और हमारे पीछे देख सकते हैं ये पटना एयरपोर्ट है। और यहाँ पे जो प्लेन लगी हुई है उसी में स्पाइस जेट की प्लेन में आग लगी थी और पूरी तरह से धू धू कर करके बाएं साइड का जो है वो इंजन जो है जल रहा था। लोगों ने देखा, दहशत का माहौल था, लोग डर रहे थे, देखने वाले डर रहे थे। तो सोच लीजिए कि उसमें जो सवार थे उनका जो है क्या स्थिति रहा होगा। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो देखा है उन्होंने, उनसे हम बात कर लेते हैं। किस तरह का जो है दिखाई दे रहा था? जहाज जब हम छत पे अपने थे, सूर्य भगवान को जल देने के बाद देखा कि दो आवाज भयानक विचित्र तरह का था। उसके बाद जब मेरे सामने थे, मेरे मकान के ऊपर से जहाज अक्सर गुजरती है, तो हमने देखा कि एक बार पूरा बाएं वाले पंखे में जो है पूरा आवाज हुआ। फिर 5 मिनट 1-2 मिनट के बाद फिर आगे जो बढ़ी, फिर एक हुआ। उसके बाद फिर वो दूसरा के बाद तीसरा हमने नहीं देखा। उसके बाद ये पता चला, सब लोग छत पे चले आए। जो कह रहे ऐसा हो कि कहीं ना कहीं तो गिरेगा। फिर डर का माहौल तो था ही। डर का माहौल था कि अगर यहाँ आसपास में पहले गिर गया होता तो क्या होता पता नहीं था। तो यही रनवे से जो है उड़ान भरा था। तकरीबन जो है 12 बजे जो है ये घटना हुई थी और यहाँ पर प्लेन जो है 12 बजे यहाँ से उड़ा था और 12 बजे प्लेन में आग लगी थी। जो इंजन बाएं साइड का है उस इंजन में आग लगी थी और इंजन देख रहे थे लोग, उड़ान भरी थी, ब्लास्ट कर रहा था, उसमें जो है देख रहे थे लोग। देखने वाले और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या माहौल था, किस तरह का दिखाई दे रहा था? अरे हम अपने घर में खिड़की पर बैठे हुए थे, तो प्लेन तो हम लोग के ऊपर से रोजाना उड़ता है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होता। लेकिन आज कुछ अलग ढंग का आवाज आया। तो अलग ढंग का जब आवाज आया तो हम खिड़की से देखे कि भाई क्या बात है। तो देखे कि बाएं साइड का पंखा से धुआं निकल रहा, आग का लपट दे रहा है। और जितना प्लेन आगे उड़ रहा था उतना ही आग तेज हो रहा था। लगा कि गिर जाएगा कि क्या होगा। इसी में डर भी लग रहा था आप लोगों को? तो अगल बगल के लोगों में अफरा तफरी का माहौल था कि भाई प्लेन जरी थी, क्या होते न होते कुछ पता नहीं चल रहा था। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार मिश्रा हुआ। तो प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जो है क्या होगा क्या नहीं होगा ये डर था। और इसी डर के साथ लोग जो है ये भी डरे हुए थे कहीं उनके घरों पे ही ना वो गिर जाए, क्योंकि आग लगी हुई थी। बाएं साइड में जो बाएं डायना था, बाएं इंजन था, उसमें आग लगी थी और उसी की वजह से जो है लोग जो प्लेन में बैठे हुए लोग थे वो डरे हुए थे और उसके बाद जो है देखने वाले भी डरे हुए थे। ऐसे में डर का माहौल बना हुआ था। फुलवारी शरीफ से न्यूज 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और विमान हादसे में अब तक क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता देते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट पर विमान हादसे की यह तस्वीर आई। स्पाइस जेट के विमान के पंखे में लेफ्ट विंग में
आग लगी। विमान के टेक ऑफ होते ही विमान में आग लग गई और आपको बता दें कि उसके बाद नीचे से लोगों ने विमान में लगी आग को देखा, यानी कि जो लोग नीचे थे उन्होंने इस आग को देखा। विमान के एक पंखे से आग की लपटें निकल रही थी, जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पटना पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने एयरपोर्ट के अधिकारियों को इसकी सूचना दी और फिर विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सभी 185 यात्री जो इस विमान में सवार थे उनको सुरक्षित उतारा गया और डीजीसीए की तरफ से बयान आया कि विमान जो है वो किसी पक्षी से टकरा गया था। बर्ड जो है कोई पक्षी से टकरा गया था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। हादसे पर डीएम और एसपी ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। पूरी तरह से सुरक्षित है, सेफली लैंड करा के सभी पैसेंजर को उतार लिया गया है। कोई हताहत नहीं है और स्पाइस जेट की फ्लाइट थी और ये पटना से दिल्ली के लिए टेक ऑफ की थी। टेक ऑफ करने के बाद ही उसके बाएं जो उसका है डायना है, उसमें जो है आग की कुछ लपटें दिखी हैं, जिसको स्थानीय लोगों ने, फुलवारी शरीफ के लोगों ने देखा और तुरंत फोन किया जिला प्रशासन को भी, एयरपोर्ट के लोगों को भी, और फिर उनके पायलट को भी पता चला अंदर और उनका फायर एक्सटिंग्विशर जो था वो एक्टिवेट हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने वापस लैंड कराया है। सुरक्षित ढंग से लैंड कर गई है फ्लाइट और सभी यात्री सुरक्षित हैं, उनको उतार लिया गया है। कितने यात्री थे और ये डिटेल बाकी देंगे, अभी एजेंसी वाले अभी देंगे आपके। जी बताइए। नहीं, ज्यादा में नहीं लगी है। उनका बायां जो डायना है उसका 2 ब्लेड है वो टेढ़ा हो गया है और उसी में आग लगी थी और 185 यात्री उसमें बैठे हुए थे। उड़ा है स्पाइस जेट, तो लोगों ने देखा है और एयरपोर्ट अथॉरिटीज नोट किया कि एक विंग से उसके आग लगी हुई थी, आग छूट रहा था। तो एयरपोर्ट इमरजेंसी लैंडिंग में सेफली लैंड कर गया है और अभी कोई सीरियस इंजरीज वगैरह नहीं है। बाकी सारा जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो कर रहा है। अब एक विंग पे आग लगी हुई है। हाँ, सेफली लैंड कर गया। और सीवान से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सीवान के 4 लोगों की मौत हुई है। 2 की हालत हालांकि गंभीर बताई जा रही है। ये सभी लोग पचरुखी थाना के कोदई गांव के रहने वाले थे, जहां इस वक्त मातम पसरा हुआ है। सभी लोग कार से जयपुर के मानसरोवर से शादी समारोह में शामिल होने के लिए सीवान के लिए अपने पैतृक गांव कोदई आ रहे थे। हादसे में मारे गए लोगों की पहचान पचरुखी के कोदई के रहने वाले अखिलेश मिश्र, बबीता देवी, प्रियांशी और ज्योति के रूप में हुई है। वहीं रूपम कुमार और संतोष मिश्रा घायल हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो बिहार के सियासत से जुड़ी हुई है। सीनियर नेताओं से सीएम नीतीश कुमार मिले हैं। 70 नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। करीब 3 घंटे तक ये मुलाकात चली है और इस दौरान चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी सीएम आवास पहुंचे हैं। तो करीब 3 घंटे तक मुलाकात चली। सीएम नीतीश कुमार ने करीब 70 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की और इस बीच बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी भी सीएम नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। एक अणे मार्ग में नीतीश कुमार ने पार्टी के सांसदों, विधायकों सहित कई नेताओं से मुलाकात की। करीब 3 घंटे तक यह मुलाकात चली। आपको बता दें, उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने वर्चुअली पार्टी के सांसद, जिला अध्यक्ष और विधायकों के साथ बैठक की और वहीं नीतीश कुमार ने 70 नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हमारे साथ आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं। आनंद, नेताओं से मुलाकात, कार्यकर्ताओं से मुलाकात, 3 घंटे तक बैठक और उस बीच चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी वो भी सीएम आवास पहुंचते हैं। किस तरीके से देखा जाए इन तमाम चीजों को? देखिए अली,
लगभग 2-2.5 से 3 घंटे तक ये बैठक चली और उस बैठक के बारे में जब हमने जेडीयू के बड़े नेताओं से जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जेडीयू के कई सारे ऐसे लगभग 68 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहले से वक्त लिया था और मुख्यमंत्री समय समय पर इन लोगों से मुलाकात करते हैं, तो उसी सिलसिले में बैठक हुई। लेकिन उस बैठक का महत्वपूर्ण पार्ट एक ये भी है कि जेडीयू के तमाम जो शीर्ष नेता हैं उनसे भी मुख्यमंत्री ने अलग से बैठक की है और जाहिर सी बात है, हमने उमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनसे जब इस बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बोला कि जाहिर तौर पर जब बैठक होती है तो पॉलिटिकल बातें होती हैं और वर्तमान स्थिति पे भी बैठक हुई। लेकिन बैठक जब खत्म हुआ उसके कुछ देर के बाद बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव भी एक अन्य मार्ग पहुंचे और उन्होंने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। तो जाहिर सी बात है, कल संजय जायसवाल ने जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जो आरोप लगाया था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कि एक पार्टी को और एक कुछ नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उसके बाद आज बिहार में के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव मुलाकात करने आते, तो जाहिर सी बात है इन तमाम बिंदुओं पर भी बातचीत हुई होगी और उसमें उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी मुख्यमंत्री से ये जाना भी दिलचस्प होगा। लेकिन मुख्यमंत्री से एक अन्य मार्ग में दोनों अधिकारियों का मुलाकात और उसके पहले जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ साथ नीतीश कुमार ने कई कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। तो तमाम राजनीतिक हलचल के बीच में आज बैठकों का दौर भी जारी रहा, तब जहां बीजेपी के नेताओं ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक दूसरे से बातचीत की और वर्तमान परिस्थिति पर चर्चा की, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के भी शीर्ष नेतृत्व ने भी बैठक की और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और उसके बाद मुख्य सचिव और डीजीपी से भी मुख्यमंत्री की अलग से बैठक हुई। तो चलिए आनंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अग्निपथ योजना पर बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना पर सेना ने बड़ा बयान दिया है। अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी, सेना में अब अग्निपथ के तहत ही भर्ती होगी, महिला अग्निवीर भी नियुक्त होंगी। आग लगाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है, किसी पर एफआईआर तो कोई जगह नहीं। अब आप सोच समझकर हंगामा कीजिए, क्योंकि अगर आप हंगामा करते हैं, आग लगाते हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और किसी तरह की एफआईआर आप पर होती है तो सेना में आपके लिए कोई जगह नहीं है। और सेना अध्यक्ष ने यह भी साफ कर दिया है कि योजना वापस नहीं होगी, महिला अग्निवीरों की भी भर्ती होगी। मैं बता दूं कि अब सारी रिक्रूटमेंट अग्निवीर के तहत ही होगी। जो एलिजिबल हैं वो इस प्रोसेस को में फिर से अप्लाई करेंगे। दूसरी बात जहां तक रही कि कितनी डिस्कशन हुई थी, ट्वीकिंग सिर्फ एक हुई है और वो भी है वन टाइम एक्सेप्शन ऑफ 2 ईयर एक्सटेंशन। अदरवाइज जो 14 तारीख को अनाउंस हुआ था वो आज भी वैलिड है और वो रहेगा। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है, दे आर 32 ईयर्स। ये हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है कि हम किसी तरीके से यंग हो जाएं। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल एंड ये सीरियस वर्क, पहले तीनों चीफ जनरल रावत मिलके एंड कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करी कि क्या क्या तरीके हैं, इसकी परसेंटेजेस कैसे करें। उसके अलावा हमने स्टडी करी बाहर के देशों की स्टडी, तकरीबन सारे देश हमने स्टडी करे। सब देशों के अंदर देखा गया उम्र, सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा। देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देयर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचें। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बैंक लोन यहां पे इसलिए डाला है बिकॉज ये बार बार आ रहा है कि भैया 4 साल के बाद क्या, तो 4 साल के बाद क्या, मैं इसके बाद आपको बताता हूं। गो नेक्स्ट। सी सेवानिधि पैकेज थोड़ा और विस्तार से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 11.71 मैंने आपको पहले बता दिया है। सिर्फ एक ही चीज इसमें एक्स्ट्रा है कि इनकम टैक्स फ्री है। हाउएवर, देश की सेवा करने के लिए जो सर्वोच्च बलिदान देगा उसकी इंश्योरेंस कवर नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी है। आज पूरे देश में मैं भी कंट्रीब्यूशन देता हूं, जो बाहर जवान खड़ा हुआ है वो भी कंट्रीब्यूशन देता है। सिर्फ एक इंसान है अग्निवीर जो आगे आने वाले टाइम पे कंट्रीब्यूशन नहीं देगा और उसको तकरीबन 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगी अगर उसने अपने देश के लिए किसी वजह से बलिदान दिया। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ विश्वासघात करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर सेना में भी नौकरियां ठेके पर मिलेंगी तो देश के युवा क्या करेंगे।
सेना में प्रति वर्ष 50-60 हजार सैनिक रिटायर होते हैं। पिछले 3 सालों में 1.5 लाख से अधिक सैनिक रिटायर हो चुके हैं और एक भी भर्ती नहीं निकाली गई। सरकार अब कह रही है कि कुछ हजार की बहाली करेंगे, वो भी 4 साल के ठेके पर। क्या यह युवा के साथ विश्वासघात नहीं है? रिक्त पदों पर सरकार कोई चर्चा क्यों नहीं करती? मतलब 1.5 लाख लोग रिटायर्ड हो गए, अब तक जो है बहाली जो है अब तक नहीं हुई है, रिक्रूटमेंट अब तक नहीं हुआ, और जो होने जा रहा है वो नए स्कीम से जो है अग्निपथ स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें 4 साल का ही है। 13, अगर देश के सबसे बड़े नियोक्ताओं भारतीय रेलवे व भारतीय सेना में भी नौकरियां ठेके पर दी जाने लगेंगी तो युवा क्या करेंगे? सरकारी कर्मियों की पेंशन बंद करने के बाद क्या बीजेपी सरकार अब स्थायी नौकरियों पर भी पूर्ण पाबंदी लगाएगी? और अगली खबर दानापुर से है, जहां अग्निपथ के विरोध की वजह से आम यात्रियों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। रेलवे की तरफ से ट्रेनों के परिचालन को रद्द करने से यात्री परेशान हैं। दानापुर स्टेशन से जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। अग्निपथ योजना के विरोध में चल रहे हंगामे के बीच एक सरकारी अधिकारी, बिहार प्रशासनिक सेवा के एक सरकारी अधिकारी आलोक कुमार के द्वारा एक सामुदायिक विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला सामने आया, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। और बताते चले कि जो आलोक कुमार हैं उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A और आईटी एक्ट 2000 की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया। और फिर इसमें उन्माद और दंगा फैलाने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे संज्ञेय अपराध शामिल हैं। इसके मामले को देखते हुए एफआईआर ईओयू ने दर्ज किया, आर्थिक अपराध इकाई ने दर्ज किया आलोक कुमार के खिलाफ। जिस तरह से उन्होंने सामाजिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है, तो उसे देखते हुए आर्थिक अपराध इकाई ने यहाँ पे एफआईआर दर्ज किया है। और यही वो देख सकते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई का ये थाना है और यहाँ पे एफआईआर दर्ज किया गया है। फिलहाल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल जो है वहाँ पे आलोक कुमार जो है निर्वाचन आयोग में उप सचिव हैं, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। और जैसे ही वो स्वस्थ होंगे तो फिर उन्हें कस्टडी में चूँकि ले लेगा ईओयू जो है, गिरफ्तार करेगी और फिर आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो उनके खिलाफ शुरू कर दी जाएगी। जेल भी भेजा जाएगा और कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे की जो न्यायिक कार्रवाई है वो आलोक कुमार के खिलाफ की जाएगी। बताते चले कि आलोक कुमार जो है 41वीं बीपीएससी के जो है अधिकारी हैं और फिलहाल उनका इलाज जैसा हमने पहले बताया है कि लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में चल रहा है। सामाजिक उन्माद फैलाने का आरोप है उनके ऊपर। वो स्वस्थ होंगे तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने की जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई आगे की, वो ईओयू करेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो ईओयू से हमारे संवाददाता अमित कुमार जानकारी दे रहे थे कि सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के आरोपी निर्वाचन विभाग में उप सचिव आलोक कुमार की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, चूंकि उनका इलाज चल रहा है, वो बीमार हैं। अगली खबर दानापुर से है, जहां अग्निपथ के विरोध की वजह से आम यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेलवे की तरफ से ट्रेनों के परिचालन को रद्द करने से यात्री काफी परेशान हैं। तो जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर उपद्रवियों ने उत्पात मचाया, दानापुर स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था, कई ट्रेनों में आग लगा दी थी। उसके बाद बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 8 बजे रात तक की जो ट्रेन बिहार से गुजरेंगी सभी को रद्द कर दिया गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यात्रियों को परेशानी हो रही होगी। हजारों की तादाद में यात्री स्टेशन पर बैठे हुए हैं, हर जगह कहीं ना कहीं वो बैठकर इंतजार कर रहे हैं अपने यात्रा को जारी रखने के लिए। अब दिक्कतें आप समझ सकते हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें। जोहार झारखंड।